नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और हम लोग जो है यूपी टेट और सी टेट के लिए जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है तो वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो इससे पहले हमारे चैनल पर 13 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में भाषा सीखने का प्रमुख आधार है। तो कौन सा आधार है जो भाषा सीखने में प्रमुख है बाल्यावस्था में, बचपन की अवस्था में? तो ऑप्शन है कि अध्ययन या फिर स्मरण, अभ्यास या फिर अनुकरण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, स्मरण। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुकरण जो हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रमुख आधार जो क्या होता है, अनुकरण, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है कि भाषिक तत्वों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, या फिर विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना जो है वो मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान है। तो कौन सा स्थान है मातृभाषा का? गौण, प्रमुख, मध्यम या फिर कोई स्थान नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो होता है, देखिए, सबसे प्रमुख स्थान जो होता है वो हमारी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? जो गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्व किसका होता है? सस्वर पठन से, या फिर आदर्श पठन से, रसानुभूति से, या फिर मौन पठन से? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौन पठन से। क्योंकि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो ध्यान से कहीं ना कहीं बिना विचलित हुए मौन होकर जो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, तो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका हो जाता है? मौन पठन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र को शिक्षाविदों ने लागू किया। तो पूर्व प्राथमिक स्तर से, या फिर प्राथमिक स्तर से, सी उच्च प्राथमिक स्तर से, या फिर माध्यमिक स्तर से? तो त्रिभाषा सूत्रों को शिक्षाविदों ने कब लागू, मतलब जो है कैसे लागू किया? तो उच्च प्राथमिक स्तर से जो है इसको लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है किसके लिए? शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए होता है? वो होता है शुद्ध लेखन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? चलिए देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या फिर भाषिक जो नियम होते हैं उन पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो किस पे होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समस्याओं के कारणों की पहचान जो है, पहचान पर निर्भर होती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बालकों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका जो है सबसे उपयुक्त होगा? तो बालकों से श्याम पट्ट पर जो है लिखवाया जाए, या फिर बालकों से पाठ्य पुस्तक जो होती है उसको जो है पढ़वाई जाए, उससे बालकों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएं, या मतलब कि जो बच्चों ने पढ़ा है उस पर ये आधारित प्रश्न पूछे जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यांकन सबसे पहले, मतलब सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि जो बच्चों को पढ़ाया गया उसी पर आधारित उनसे प्रश्न पूछे जाएँ। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विविध कक्ष में बालकों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ या तथा विकारों को दूर करने हेतु उपाय हैं। तो जो है बालकों को अक्षर बोध कराना, या फिर बालकों को बलाघात का ज्ञात कराना, अनुनासिक अक्षरों तथा चंद्र बिंदुओं से अवगत कराना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका राइट आंसर तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग।
आपकी कक्षा में कुछ बालकों का हस्तलेखन बहुत गंदा यानी कि हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आप बालकों का हस्तलेखन सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो उनसे क्या करवाएंगे? अनुलेख करवाएंगे, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं करवाएंगे या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन सभी को करवाने से ही बालकों का जो हैंड राइटिंग है वो कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बालक जो है सफलतापूर्वक सीख सके? कथाओं कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ में, खेल खिलौनों के साथ में या फिर ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो कथा कहानियों के साथ में भी और पशु पक्षियों के साथ में भी, खेल खिलौनों के साथ में भी जो है सरलतापूर्वक बच्चे सीख जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कि भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, या फिर भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन सी है कि भाषा बालक में जो है ज्ञान प्राप्ति है तो एक माध्यम की भूमिका निभाती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? वो इन सभी को जो है करती है कहीं ना कहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कहानी सुनने से क्या होता है? बालकों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, या फिर बालक प्रसन्न होते हैं, बालक कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या फिर बालक अनुशासित रहते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकों की जो कल्पना की शक्ति होगी एवं चिंतन मनन करने की जो शक्ति होती है उसका विकास होता है कहीं ना कहीं, जो प्रेरक कहानियाँ उनको सुनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। तो कविता शिक्षण के अंतर्गत कह रहा है, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों का अनुभूति रहित होना, या फिर भावों को अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावों की जो अनुभूति कराना जो होता है वो कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भावों की अनुभूति कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भाषा का कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। तो ये कथन किसका है? स्किनर का, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन किसका है? ये कथन है थॉर्नडाइक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर जो 21 हैं आपके, ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर ही आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग एक बार पद्यांश पढ़ देते हैं। पद्यांश कह रहा है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास का, व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं, कौन बताए वह छाया में, बरसा पड़ा होगा या नहीं, बरसा होगा ना यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जपने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ की झंझानिल से और गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आपका चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि उपयुक्त पद्यांश में कुबेर हैं, तो कुबेर क्या है? चलिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं। तो कुबेर हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था? कुबेर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि धनपति कुबेर है। तो हमारा देख लेते हैं कि धनपति ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है धनपति आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है या पर्याय नहीं है? गंगा का पर्याय देव नदी, सुरसरी, जानवी या फिर भारती? तो इसमें भारती जो है वो गंगा का पर्याय नहीं है, देव नदी, जानवी, सुरसरी ये जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि व्योम प्रवाही में कौन सा समास है? तो व्योम प्रवाही में चलिए देखते हैं कि कौन सा समास है। एक कर्म तत्पुरुष, या फिर अधिकरण तत्पुरुष, या फिर नंज तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि समास? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष जो है समास इसमें है। व्योम प्रवाही में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि कवि किसका वर्णन कर रहा है? पहाड़ों का, नदियों का जो है, मेघों का, या फिर सबका? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ की झंझालित, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। तो किसको देखा है? बादलों को। तो बादलों से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, मेघों का जो इसमें ऑप्शन बी आपका जो दिया है, तो मेघों का वर्णन कर रहा है कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि कल्पित में कौन सा प्रत्यय लगा है?
ईत लगा है, ई लगा है, पी लगा है या फिर इत। तो कल्पित लास्ट में क्या दे रखा है, प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगा हो, तो पीछे क्या लगा है, ता लगा है, और क्या लगा, इत लगा है। कल्पित तो छोटी की मात्रा है, तो क्या लगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इत लगा है प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि नभचुंबी से आशय क्या है। तो नभचुंबी का क्या अर्थ है, आसमान को छूने वाला, पर्वत पर रहने वाला, बादलों में रहने वाला या फिर कैलाश सरोवर में रहने वाला। तो इसका आंसर लगभग सभी सही करेंगे कि आसमान को जो छूने वाला होता है उसको ही बोलते हैं नभचुंबी। क्वेश्चन नंबर 22 से 30 जो आपके दिए हैं, तो गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ देते हैं। तो इसमें बच्चन जी के बारे में कहा गया है कि बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे थे, बहुत संघर्ष किया था, और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं को जो है भीतर ही भीतर, आंसुओं को भीतर ही भीतर क्या किया उन्होंने, आंसुओं को भीतर ही भीतर पीकर उनकी ऊर्जा और सौंदर्य में अपनी कविता को सोना बनाया था। स्पष्ट है कि इस कष्ट साध्य प्रक्रिया में वही कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर दुर्घर्ष जिजीविषा हो। दिल्ली आकर वह जो है विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी के सुस्त और हिंदी विरोधी तेवरों ने उन्हें खिन्न कर दिया। खिन्न तो किया, लेकिन बच्चन जी ने फिर कविता का आश्रय लिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि भला बुरा जो भी मेरे सामने आया उसके लिए मैंने अपने को ही उत्तरदायी समझा। देखिए कितनी गहरी बात की है कि मेरे साथ में जो भी भला बुरा हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं उत्तरदायी उन्होंने खुद को ही समझा। अगर हर इंसान इन्हीं की तरह सोचने लगे तो कहीं ना कहीं उसकी समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरों पर जो है आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं तो उनको इंसान अगर लगाना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं उसकी ही समस्याएं कम हो जाएंगी। गीता पढ़ते हुए जो है मैं दो जगह पर रुका। एक तो तब जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर टिको। और जो है दूसरी जगह पर जब वे कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, बच्चन जी तुम भी आत्मवान बनो। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि आत्मवान बनने का आशय क्या है। तो आत्मवान बनने का आशय इसमें दिया, आप ऑप्शन देख लेते हैं कि आत्मा को जो है मत मारो, या फिर आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो, अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो, या फिर आत्मा को सुरक्षित रखो। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अपने गुणों और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो। तो इसका अर्थ हो जाता है कि आत्मवान बनने से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मंत्रालय जो शब्द है, मंत्रालय शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी है दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि खिन्न होना का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है दुखी होना, संघर्ष करना, नाराज होना या फिर भूख होना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी खिन्न होना, नाराज होना का मतलब होता है खिन्न होना। जैसे कि हम लोग बातों में कि वो मान लीजिए कोई हमारा दोस्त है या साथी है तो कहते हैं कि वो इस समय खिन्न हो गया है, कहीं ना कहीं नाराज हो गया है, तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आंसू शब्द का पर्यायवाची है। तो आंसू शब्द का क्या पर्यायवाची है देख लेते हैं। ऑप्शन है कि नीर, नेत्रजल, क्षीर या फिर अंशु। तो आपका राइट आंसर होएगा नेत्रजल। नेत्रजल यानी कि आंखों का जल जो होता है, तो आंसू कहाँ होता है, नेत्रजल, मतलब कि आंखों में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका था। चलिए हम लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह पर रुका। तो कितनी जगह पर रुका था, 2 जगह पर रुका था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 27 देखते हैं कि कष्ट साध्य शब्द में प्रयुक्त जो समास है वो कौन सा है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा या फिर तत्पुरुष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होएगा तत्पुरुष समास जो है। कष्ट साध्य में जो है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि इत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। आत्मवान बनो, बच्चन जी का बचपन, संघर्षशील बच्चन या फिर कविवर हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें गद्यांश पढ़ने के बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो कवि हैं बच्चन जी,
तो उनका जीवन कितना संघर्षमय था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संघर्षशील बच्चन जो है इसका उपर्युक्त गद्यांश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निराला और बच्चन में कौन सी बात समान थी। तो इसमें कौन सी बात समान थी, संघर्षशीलता, सहनशीलता और संघर्षशीलता, स्वाभिमान और हिंदी प्रेम। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सहनशीलता और संघर्षशीलता जो है वो निराला जी में कहीं ना कहीं ये बातें समान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि दुर्घर्ष जिजीविषा का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ संघर्ष में जीने की शक्ति, बहुत कठिन स्थितियों में जीने की अत्यंत प्रचंड इच्छा, या फिर अत्यंत कठिन संघर्षों में भी जीने की इच्छा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संघर्ष में जीने की जो शक्ति होती है तो उसको ही हम बोलते हैं दुर्गर्ष जिजीविषा। तो क्योंकि कवि का जो जीवन दिखाया गया है वो बहुत ही संघर्षशील कहीं ना कहीं दिखाया गया। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 30 क्वेश्चन का वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ में बने रहेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको डेली बेसिस पे आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। चलिए।